नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। इस वक्त प्रदेश में किसानों का बड़ा हितैषी कौन, इसको लेकर बहस का एक नया मंच सज चुका है, मोर्चा खुला है। मुख्यमंत्री स्वयं को किसान का पुत्र बताना ज्यादा पसंद करते हैं। उनकी छवि प्रदेश में किसान पुत्र और देश में एक मजबूत नेता के तौर पर उभरी है, बन चुकी है। और पार्टी भी उनके इस चेहरे को किसान ब्रांड नेता के तौर पर देश भर में जहां जरूरत होती है उसका इस्तेमाल करती है, उन्हें नई जिम्मेदारियां देती। इधर विपक्ष ऐसा कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता जहां वो किसानों से किया वायदा याद दिलाते हुए सरकार को घेर सके। कुल मिलाकर क्या विपक्ष सरकार के किसान हितैषी और मुखिया के मजबूत किसान पुत्र वाली छवि को तोड़ने की कोशिश कर रही है? क्या ये उनके लिए आसान हो सकता है? ये बड़ा सवाल है, इस पर बहस करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर आगमन हो चुका है, जोरदार तालियों से। प्रदेश के मुखिया हमारे बिलासपुर में आए हैं, हमारे राजा हमारे बिलासपुर में आए हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए। आप सबसे निवेदन है, हमारे राजा आए हैं, जोरदार तालियों से। बिलासपुर में कार्यक्रम के मंच पर मुख्यमंत्री को राजा कहकर उनका स्वागत करना खुद प्रदेश के मुखिया को भाया नहीं। मुख्यमंत्री ने बड़ी सहजता से कहा कि वो एक किसान पुत्र हैं और उन्हें किसान ही रहने दें। हम छत्तीसगढ़ मातारी के बेटा हरन, बेटा बेटी हरन, महू किसान बेटा हूँ। अभी शैलेश पांडे को राजा हो जा कहा तो हमल नहीं भाई, हम किसान आदमी हैं और किसाने रहान दे। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं जब भूपेश बघेल ने अपनी किसान छवि और ठेठ अंदाज से लोगों का दिल जीता हो। मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक भूपेश बघेल ने लगातार जनता के बीच छत्तीसगढ़िया मनखे की छवि को स्थापित किया। भूपेश सरकार का पूरा विजन गांव, खेती और किसान पर आधारित रहा है। उनके साथी भी मानते हैं कि एक किसान का बेटा, संघर्षशील नेता और लंबे राजनीतिक तजुर्बे का लाभ अब पार्टी और सरकार को मिल रहा है। आईएएस अफसर को भी मुख्यमंत्री बनते देखा, कलेक्टर को भी, उनके साथ भी काम करने का सौभाग्य मिला। इसी घर में वो आते थे, हम लोगों ने काम उनके साथ काम करके देखा है। विपक्ष में हमने रहा, एक डॉक्टर को भी मुख्यमंत्री हमने देखा, 15 साल उनके साथ भी हम लोगों ने 5 साल विधायक रहा और काम करके देखा, भले विपक्ष में था। और अभी एक किसान को भी हमने मुख्यमंत्री बनते देखा, उनके साथ भी काम कर रहे हैं हम लोग। ये बहुत दूरगामी परिणाम हमारा मुख्यमंत्री सोच के कर रहा है। दूसरी ओर विपक्ष हर मुमकिन कोशिश में है कि मुख्यमंत्री की इस ठेठ किसान हितैषी छवि को किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए। धान खरीदी समेत कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर वायदा खिलाफी के आरोप लगा रही है। आप अपनी जवाबदारी पूरा नहीं कर रहे हैं और केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं। जब आप स्वयं किसान हितैषी होने का दम भरते हैं, आप आघाते नहीं हैं सब कहने का, तो आप केवल अवतारी पुरुष थोड़ी है भाई। आपको अपना काम करना है, सरकार को चलाने की जवाबदारी आपको मिली है। ये साफ है कि पिछले सालों में भूपेश बघेल की पहचान न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि सारे देश में बड़े और मजबूत कांग्रेस नेता के तौर पर उभरी है, जिसे भांपते हुए आलाकमान ने उन्हें लगातार कई बड़ी जिम्मेदारियां दी। पहले उत्तर प्रदेश और बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर, तो अब असम विधानसभा चुनाव में उन्हें वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त कर उनकी राजनीतिक पकड़ का लाभ लेने का प्रयास किया है। वहीं प्रदेश में उनकी किसान पुत्र और छत्तीसगढ़िया अस्मिता के रक्षक वाली छवि इतनी मजबूत है जिसे तोड़ पाना फिलहाल विपक्ष के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो कुल मिलाकर प्रदेश के मुखिया स्वयं में बात स्वीकारते हैं कि वो राजा नहीं बल्कि एक किसान पुत्र हैं, किसान पुत्र के तौर पर ही रहने दें। और उनके और उनकी सरकार के विजन में किसान सर्वोपरि रहा है, किसानों के हित में लगातार उनकी योजनाएं, उनका काम दिखा है। क्या ये बात विपक्ष को चुभती है और क्या इसी पर प्रहार करने की कोशिश अभी और आने वाले दिनों में दिख सकती है? क्या ये ब्रांड चुनौती बन चुका है विपक्ष के लिए? क्या ये ब्रांड विश्वास पात्र सारे देश में बन चुका है, इसलिए पार्टी इसका इस्तेमाल भी कर रही है? इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में एक पूरा प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा जी हैं, मैनेजिंग एडिटर IBC 24, हमारे साथ इस मंच पर। इसके अलावा सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस की तरफ से, जो कि अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण बोर्ड के। कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। आप सबका इस मंच पर बहुत स्वागत है। आप सबको नमस्कार। शिरीष जी, पहली बात तो ये कि ये अपने आप में दर्शाता है कि स्वयं मुखिया चाहते हैं कि वे किसान पुत्र के तौर पर ही रहें, क्योंकि इस वक्त किसान, धान,
समर्थन मूल्य आंदोलन, ये सब सारे देश की राजनीति के केंद्र में है और शुरू से लेकर अब तक सारे काम हमने देखे हैं कि वो किसानों के हित में सरकार करते आई। देखिए पुनीत जी, बात शुरू हुई बिलासपुर से, जहाँ पर शैलेश पांडे जी ने बोला कि हमारे राजा आए हैं, राजा का स्वागत कीजिए, ताली बजाइए। भूपेश बघेल जी की जब बारी आई तो उन्होंने उस बात को काउंटर किया और उनको ऐसा लगा कि शायद चीज़ें दूसरे डायरेक्शन में जा रही हैं और जो उनका जो मूल स्वभाव है, जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं, तो उन्होंने उसको रेखांकित करने की कोशिश की। लेकिन यदि आप सारे बयान को सुनेंगे तो मुझे लगता है सबसे बेहतर बयान बृहस्पत सिंह जी का है, जिन्होंने बोला कि एक IAS के साथ जो मुख्यमंत्री थे उनके साथ काम करने का मौका मिला, एक डॉक्टर थे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और अब एक किसान का पुत्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। पूरी चीज़ों की पृष्ठभूमि पर जाइए आप। जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चयन होना था तो दिग्विजय सिंह और श्यामाचरण शुक्ल के बीच में दोनों के बीच में ये हुआ कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो वोटिंग हुई, श्यामाचरण शुक्ल हार गए और दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो भूपेश बघेल जी का कहना था, एक बार उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि जब मेरा सवाल था कि आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं राजनीति में आपका सिद्धांत क्या है, तो उन्होंने बहुत बेबाकी से इस बात का जवाब दिया था कि चंदूलाल चंद्राकर जी भी उस जो वहाँ पर मुख्यमंत्री का चयन होना था उसमें थे। तो निकले जब बाहर तो उन्होंने कहा कि 2-3 चीज़ें तुम याद रखना। पहला, राजनीति में हो तो जो नेतृत्व हो उसके साथ रहना है, और दूसरा जो तुम्हारा पारिवारिक काम हो उसको ही करना जब तक राजनीति में हो। तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने उस बात पर ही जीवन में अमल किया। हालांकि वो बात 93 की है और उसके बाद आप जिस तरह से देख रहे हैं, उन्होंने अजीत जोगी जी के साथ भी काम किया जो उस समय का मौजूदा नेतृत्व था। उसके बाद महेंद्र कर्मा जी आए, दूसरे लोग आए, चरणदास महंत आए, फिर नंद कुमार पटेल आए, फिर उनकी बारी आई। लेकिन उन्होंने कभी नेतृत्व के सामने अनास्था नहीं प्रकट की, कभी कोई इस तरह से रेबेल के रूप में सामने नहीं आए। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी, जब दी, उन्होंने उसका बखूबी पालन किया। उनको 3 चुनाव भी हारने पड़े, 2 लोकसभा चुनाव, 1 विधानसभा चुनाव। लेकिन हम बात यहाँ पे उनकी ब्रांड बनने की, तो एक व्यक्ति जो बनता है वो एक दिन में नहीं बनता है, उसके पीछे बहुत सारे पृष्ठभूमि होती है। उसका बचपन, वो कहाँ खेला, पढ़ा, बड़ा, किन लोगों के साथ उसकी ग्रूमिंग हुई। तो मुझे लगता है भूपेश बघेल का आज हम ये स्वरूप देख रहे हैं, लेकिन ये स्वरूप तो उनके अंदर मौजूद है और इसके लिए उनको किसी ब्रांडिंग की भी आवश्यकता नहीं है। उनकी पार्टी ने अब उनको पहचाना है। जब वो इतना प्रचंड बहुमत लेके आए, उन्होंने इतनी यात्राएं की और वो किसानों के दुख दर्द को समझते थे, इसलिए उन्होंने अपने जो एजेंडे में किसानों के मुद्दों को शामिल किया और ऐसे मुद्दे शामिल थे जो सीधी तरह किसानों को एड्रेस करते थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कमजोरी हुई ये हुई कि 15 साल के शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह के साथ जो लोग थे वो वस्तुस्थिति कटते गए और कटते स्थिति हुई कि भारतीय जनता पार्टी के को समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी ज़मीन उनके नीचे से निकल गई। जबकि छत्तीसगढ़ का जो ट्रेंड रहा है, जो भी पार्टी हारती है वो इतनी बुरी तरह से नहीं हारती है। जीतने वाली और हारने वाली पार्टी के बीच में एक ठीक अंतर होता है, जो हमेशा जब अजीत जोगी CM थे तो उनको भी इस बात की चिंता रहती थी कि कहीं भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार ना गिरा दे। इसी कारण उन्होंने 12 विधायकों का जो दल बदल कराया था। लेकिन भूपेश बघेल जी की बात करें तो जो व्यक्ति खुद चीज़ें गढ़ता है, उन्होंने ये सत्ता जो हासिल की वो अपने बलबूते पर, अपने संघर्ष पर हासिल की है और इसी कारण उनको चिंता नहीं। यदि आप उनके जितने भी रूप देखते हैं, चाहे वो गेड़ी चढ़ते हों, चाहे वो लट्टू चलाते हों, चाहे वो नदी में कूद जाते हों, तैरते हों, वो उनका अपना कॉन्फिडेंस है, वो उनकी जीवन शैली है। तो उन्होंने जो उस दिन बात बोली कि मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहने दीजिए, उनका कहने का आशा ये था कि आप मुझे उस रूप में मत देखिए जिस रूप में लोग देखते हैं। एक संबोधन होता है, जब भी कोई ऐसे सार्वजनिक मंच होते हैं उसमें महिमा मंडन की पराकाष्ठा होती है, जो भी लोग होते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। तो उनका बताने का आशा यही था। लेकिन हम बात करते हैं जिस तरह से कांग्रेस उनको प्रोजेक्ट कर रही है, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी उनके पास है, अभी आसाम का भी उनको ऑब्जर्वर बनाया गया है, बिहार में आपने देखा कि उन्होंने काम किया और इस तरह से वो पार्टी के एक ट्रबल शूटर के रूप में, पार्टी के एक नेता के रूप में, पार्टी को दिशा देने वाले व्यक्ति के रूप में सामने आ रहे हैं। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन 15 साल का कार्यकाल एक इतना बड़ा कार्यकाल था जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीन से धीरे धीरे कटते गए, या हम ये बोले कि नेता उतने
ऐसे होते गए कि उनको अधिकारियों पर वो डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई। भारतीय जनता पार्टी चाहे तो जो भी आंदोलन कर रही है, जो भी बात कर रहे हैं, चाहे उनके डी पुरंदेश्वरी बात कर रहे हैं, चाहे नितिन नवीन बात कर रहे हो, चाहे विष्णुदेव साय कर रहे हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह बात कर रहे हो, चाहे धर्मलाल कौशिक जी बात कर रहे हो, लेकिन अभी उनको बहुत कुछ करना है। उनकी पार्टी का जो गड्ढा है उसको भरना है पहले, उसके बाद फिर उसके ऊपर वो एक पिरामिड या मंदिर बनाए या भवन बनाए, जो भी बनाए, लेकिन पहले तो उनको वो उस गड्ढे को भरना है जो उनकी पार्टी का इतना बड़ा गड्ढा है, उनके कार्यकर्ताओं को चार्ज करना। तो अब ये बहुत दूर की कौड़ी कि भूपेश बघेल पर वो वार कर पाएंगे या उनकी किसान वाली छवि को तोड़ पाएंगे, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी को अपनी खुद की किसान हितैषी छवि बनाना है, जिसके लिए उनको प्रयास करना होगा। केवल किसानों की बात करने से नहीं होगा, उसके समर्थन में, जैसे भूपेश बघेल जी ने बोला कि किसानों की पीड़ा पर डॉक्टर रमन सिंह कुछ क्यों नहीं बोलते, जब हम 2500 रुपये देते हैं तो फिर बोनस की बात केंद्र से क्यों कराते हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को साफ तौर पर दिखती हैं। अब राजनीति उस तरह की नहीं रह गई कि आप बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, लोगों को उसका अंतर समझ में आता है। भले मीडिया कुछ भी दिखाए, लोग बाग कुछ भी बात करें, नेता कुछ भी बात करें, लेकिन लोगों को ये अंतर साफ तौर पर समझ में आता है। कृष्णमूर्ति बांधी जी, आपका भी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तजुर्बा रहा है। 100 की एक बात है कि जो प्रयास आप कर रहे हैं, जो व्यवहारिक तौर के ऊपर लंबे समय से एक संघर्षशील नेता, जमीन से उठा हुआ व्यक्ति, जो अपनी छवि के लिए इस तरह कॉन्शियस नहीं है कि अगर किसी पद पर पहुंच जाए तो उसे बदलते हुए संबोधनों से प्यार हो जाए, बल्कि वो साफ तौर पर स्वीकार करते हैं कि वो जो हैं वही रहना चाहते हैं और उसी तरह का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जमीन से दूर होते नेता या आपके प्रभारियों की चिंता पिछले दिनों तमाम जगहों पर दिखी है। क्यों आखिर इस छवि को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसका कोई तोड़ आप निकाल नहीं पा रहे हैं इसलिए? पुनीत जी, हम माननीय भूपेश बघेल जी का सम्मान करते हैं कि वो किसान के नेता हैं और किसान के बेटा कहलाने में फक्र महसूस कर रहे हैं। हमारा इस पर कोई विषय नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक मुख्यमंत्री है, उनकी जिम्मेदारी भी किसानों के प्रति है और किसानों की सेवा करके ही किसान का बेहतर पुत्र कहलाने का हक मिलता है। लेकिन आज जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में किसान के पुत्र माने या माननीय मुख्यमंत्री माने, लेकिन किसान आज परेशान है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं तो उनको कहते हैं कुछ बीमारियों से, कुछ कारणों से आत्महत्याएं कर रहे हैं। आत्महत्या, अगर खुशहाल किसान है तो आत्महत्या क्यों? यदि आज किसान है, हम एक किसानों के हक में लड़ना चाहते हैं बोल रहे हैं, तो उनके हक को मारने के लिए मुख्यमंत्री ने गिरदावरी का क्यों किया, कि रकबा क्यों काटा? आज लाखों किसान हैं जिनका रकबा काट दिया, किसान परेशान है, एसडीएम कार्यालय में परेशान होकर के खड़े हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, लोन लेन देन करके अपने सुधारने का काम कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? किस टाइप का किसान पुत्र है? किसानों के प्रति हमदर्दी है? आज किसानों को पैसा नहीं मिला है, भुगतान नहीं मिला है। उनको धान खरीदे 20-22 दिन आज धान खरीदे हुए हो रहे हैं। आज आखिर क्यों उनके धान खरीदी का पैसा का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? कितने दिन हो गए उसके भुगतान? ये कैसा हमदर्दी है किसानों के प्रति? इस सवाल का उत्तर मैं ले लूंगा डॉक्टर साहब, इस सवाल का उत्तर मैं ले लूंगा, लेकिन क्या इस बात का उत्तर बीजेपी और बीजेपी के नेता दे पाएंगे कि जो किसानों को लाभ मिल रहा था उसमें एक शब्द को पकड़कर केंद्र के पास इस मुद्दे को ऐसे उठाया गया कि इसमें देर हो गई, इसमें व्यवधान पड़ा? क्या इस बात का उत्तर किसानों को दे पाएंगे? असलियत आप भी जानते हैं। किस बात का देर पुनीत भाई, किस बात का देर? हम लोगों ने किसानों के लिए सदैव निर्णय लिया है। हमने उनके रकबा 10-15 साल तक हम रहे, हमने किसानों का कभी कोई रकबा नहीं काटा। किसानों के लिए हमने उनको जो सिंचाई के पंप की व्यवस्था किया, ये कांग्रेस के लोग 45 साल में उनकी सिंचाई की पंप की व्यवस्था नहीं कर पाए। किसान कर्ज से मरता था, लेकिन किसानों को हमने उसके कर्ज बिना ब्याज की व्यवस्था बनाया। उनको किसानों के लिए हमने उनकी बिजली लाइन की व्यवस्था बनाई। ठीक है, आपकी इस बात का मैं उत्तर लूंगा, आपकी इस बात का उत्तर लूंगा, माफ कीजिएगा आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन मुद्दा ये था कि ये जो समर्थन मूल्य वाला
पैंतरा है, समर्थन मूल्य वाला जो मुद्दा है, जो आय किसानों को मिल रही थी, इस पर जो केंद्र की तरफ से जो कुछ भी हुआ ये किसी से छिपा नहीं है और इसी का जिक्र शिरीष जी भी कर रहे थे। चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी, रकबा कम करना, इसको लेकर सवाल उठाए गए, पैसे ना मिलना, इसको लेकर सवाल उठाए गए, छवि से अलग हटके ये प्रैक्टिकल समस्याएं हैं जो गिना रहे हैं। उत्तर आप दें तो बेहतर है। देखिए पाठक जी, आज का जो आपने चर्चा का विषय रखा था, माननीय गांधी जी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी, एक कैसेट इनके अंदर लग गया है और वो कैसेट के सिवाय दूसरा कैसेट चलेगा। आज आपने विषय रखा है कि माननीय भूपेश बघेल जी की जो किसान की छवि है, उसका लाभ कांग्रेस को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, किसानों को उन पर विश्वास है कि नहीं है, मुख्यमंत्री जी उस पर बने क्यों रहना चाहते हैं, इस विषय पर बड़ा गंभीर चिंतन अपना व्यक्त किया डॉक्टर शिरीष मिश्रा जी ने। और मैं उनके वक्तव्य से मैं लगभग पूरी तरह सहमत हूं। इसको अगर 2 लाइन में परिभाषित किया जाए तो मैंने उसके लिए 2 लाइनें सोची हैं कि जो सो रहे थे अब उन्हें आवाज मिली है, जो सो रहे थे अब उन्हें आवाज मिली है, लरसते बादलों को अब कड़कती गाज मिली है, जन्म भर जो गए जोते जन्म भर जो गए पीसे, उन्हीं को तख्त मिली है, उन्हीं को ताज मिली है। माननीय भूपेश बघेल जी को किसान साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी कुरुडी के उनके गांव में जाइए, केले की खेती होती है और वो जैसे थे उसी रूप में छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको स्वीकार किया है। और किसानों में ही ये जुझारूपन होता है कि बार बार गिरने के बाद, फसल समाप्त होने के बाद, फसल लूट जाने के बाद, बिगड़ जाने के बाद वो फिर से खड़े होते हैं, फिर बारिश होती है, फिर बीज लेके निकलता है किसान और फिर से वो तैयारी करता है। उठ खड़े होने की जो ताकत होती है वो ताकत हमारे नेता भूपेश बघेल में है और उनको उपयोग कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भी करे, प्रदेश स्तर के मुखिया के रूप में तो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, इसमें कोई बहुमत की बात नहीं। अब रही बात गांधी जी ने जो प्रश्न उठाए हैं कि अगर 3 बार हो गया धान खरीदी करते हमको। पहली बार जब हमने धान खरीदी की 81 लाख मीट्रिक टन, इतना धान भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं खरीदा। जितने किसानों का धान हमने खरीदा उतना भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं खरीदा। जितने रकबे में आज धान की खेती हो रही है भारतीय जनता पार्टी के जमाने में कभी खरीदी नहीं हुई। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जब 18 में हमने धान खरीदी की, 2500 रुपया किसानों को पूरा भुगतान किया। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय 1 नवंबर में जो धान खरीदे थे, उस धान खरीदी का भी अंतर का राशि छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सरकार ने दिया। तब हल्ला क्यों नहीं मचा? क्यों इस पर विरोध नहीं हुआ? क्यों बोनस पर आपत्ति नहीं हुई? क्यों बारदाना की समस्या नहीं हुई? क्यों समय पर चावल उठ गया? क्योंकि पाठक जी उस वक्त लोकसभा का चुनाव चल रहा है, मई में लोकसभा का चुनाव होना। अब आप मेरे को एक बात बताइए, एक कानून 18 में सही हो जाता है, वही कानून 19 में गलत हो जाता है, वही कानून 20 में जाके और एकदम ज्यादा गलत हो जाता है। आप 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का हमें आश्वासन देते हैं, उस आधार पे हम 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की योजना बनाते हैं और आप खरीदी होने के इतने दिन बाद ले देके आपने 24 लाख मीट्रिक टन चावल उपार्जन की अनुमति प्रदान की है। इस बात को क्या छत्तीसगढ़ की जनता नहीं समझती? चलिए आपके सवाल को मैं ले जाऊंगा, इसका उत्तर भी लूंगा और सीधे इसी भाषा में इन्हीं शब्दों में उत्तर लूंगा। पॉइंट टू पॉइंट बात करें क्योंकि हम लगातार इस विषय पर और इसके हर पहलू पर प्रतिदिन चर्चा करते हैं। सुरेंद्र जी, आपने देखा है आपके तमाम साथी आकर यहाँ जवाब देते हैं। चलिए, तो पैनल हमारे साथ में जुड़ा है और जिस विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर बांदी, मेरा सीधा और सिंपल सवाल पहले भी था, आपने उसका जवाब नहीं दिया, फिर आपसे पूछता हूं। भारतीय जनता पार्टी को भी किसानों के बीच जाना है। किसानों को जिस विकल्प के तौर पर वो राशि मिल रही थी पहले 2 साल, अब की बार किस तरह का अड़ंगा है, किस तरह की प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं और क्यों अब सरकार को बदलकर इस पर अपने बयान रखने पड़ रहे हैं, ये आपसे छिपा नहीं है। आप क्या उत्तर देंगे किसानों को? उनकी जो छवि है वो स्टैब्लिश है, आप किस तरह का उत्तर दे पाएंगे? बीजेपी कैसे उत्तर दे पाएगी? पुनीत जी, मैंने एक ही कहा आपको, इसको किस तरीके से एक व्यवहारिक बात पूछा। यदि मैं एक मुख्यमंत्री हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति जिम्मेदार हैं जी, और उनको महिमा मंडित किया जा रहा है, किसान के बेटा है, वो तो सत्य है कि किसान के बेटा है, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन जिस तरीके से शर्मा जी गोलमोल बातें कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में किसानों के प्रति एक भाव पैदा कर रहे हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह है। मैंने कहा यदि किसान खुशहाल है तो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं किसान? यदि किसान को हित में अगर यह निर्णय लेना है पुनः जी, तो उनके रकबे क्यों किए, और रकबों के कम के कारण किसान परेशान है, भुगतान नहीं हो रहे, भुगतान में इतनी तकलीफें हो रही हैं पुनीत जी। जब जमीन में जाके देखेंगे किसान है तो ये कैसे किसान और पुत्र का संबंध, कैसे मुख्यमंत्री, कैसे मुख्यमंत्री की भूमिका? जी, मैं बांधी जी के सवाल का उत्तर जरूर देना चाहूंगा। माननीय पाठक जी, बांधी जी का कहना है कि ये बहुत परेशान है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्महत्या। तो सबसे पहली बात तो ये कि 15 साल में हजारों जो किसान आत्महत्या किए, उसके संबंध में गांधी जी का क्या कहना है, ये मैं पूछना चाहूँ। दूसरा जो मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है, आज आपके बनाए हुए कानून की वजह से जवाब दूंगा। नहीं जी, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आज दिल्ली को पूरा घेरे हिंदुस्तान के किसान बैठे हैं, 40 किसान वहां आत्महत्या कर चुके हैं। वो क्या किसान नहीं है? उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के दिल में दर्द नहीं है? आपको तकलीफ होती है सिर्फ छत्तीसगढ़ के किसानों के आत्महत्या पर? आपने एक ऐसे कानून बना दिया, पूरे हिंदुस्तान के किसानों के सामने एक ऐसी संकटपूर्ण स्थिति पैदा कर दी। आप ऐसा कानून क्यों बनाते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती, जो लोगों को डराती है, जो लोगों के भविष्य के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है? ऐसे वहां की आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या नहीं है, छत्तीसगढ़ के किसानों की आत्महत्या है। और दरअसल ये है कि परेशानी भारतीय जनता पार्टी को राजनीति की है। आप किसानों के मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप जवाब दें। पुनीत जी, शर्मा जी जो कह रहे हैं 15 साल में हमने किसानों के किए, किसानों की आत्महत्याएं हुई, ठीक है, जो भी हुआ हमारी उसकी गलती है, आज हमारा ये परिणाम है। लेकिन आप तो किसानों को खुशहाल बनाना चाहते हैं, आपकी छवि किसान पिता पुत्र के संबंध बनाना चाहते हैं, तो फिर आत्महत्या क्यों? इसका जवाब नहीं आया, केवल सिवाय गोलमोल बातें हुई। दिल्ली में लेकर के मोदी जी के नियमों को चैलेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी तो इस बात का चैलेंज कर रहे हैं कि इस तीनों नियम से किसी भी एक किसान को अगर नुकसान हुआ होगा, किसान का होगा, उसका है। मैं तो छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, दिल्ली पर बहस कर लेंगे शर्मा जी, दिल्ली पे और भी बहस कर लेंगे कि 3 कानून जो लेके आए हैं दिल्ली के, उस पर और बहस कर लेंगे। पहले तो ये बताइए कि किसानों को भुगतान कब करेंगे? आप तो बताइए, किसान जिन धान बेच चुके हैं वो परेशान क्यों हैं? उनके रकबा को काटा गया है, उसके रकबा को सुधारने के लिए क्या किसान लोग एडिट लगा रहे हैं? कभी दर्द को देखें, किसी सोसाइटी में जाके देखिए कितने किसान लोग परेशान हैं। आज उसको कूपन नहीं कट रहे हैं शर्मा पुनीत भाई, कूपन नहीं कट रहे हैं, उनको बारदाने के नाम पर बुलाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है किसानों को। ये बारदाना कौन खरीदने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है बारदाना खरीदने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार खरीदेगा और बारदाना के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, किसानों को परेशान करना चाहते हैं और तमगा लेना चाहते हैं, किसान को परेशान करके, और किसान पुत्र का तमगा लेना चाहते हैं। दिल्ली में आपका चलिए, एक बात तो स्पष्ट है कि देश की राजनीति भी किसान और किसान आंदोलन के इर्द गिर्द है, और प्रदेश की राजनीति में भी किसान सबसे ऊपर और सबसे केंद्र में है। और जो सत्ता पक्ष और विपक्ष किसानों के हित में बात कर रहे हैं और जिस तरीके के तथ्य सामने रख रहे हैं, जो शिरीष जी ने कहा था, मैं फिर उस बात को दोहराते हुए जाऊंगा और इसे खत्म करूंगा कि किसान बहुत समझदार है, कुछ भी कह लें, कुछ भी दर्शा लें, लेकिन असल में उनके लिए कौन क्या कर रहा है वो बहुत बारीकी से समझता है और उसी आधार पर अपने निर्णय या अपने सही पक्ष का चुनाव करता है। बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार।